नमस्कार दोस्तों, रियलिटी क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग अपना जो नवा टॉपिक है जलवायु परिवर्तन, जलवायु संरक्षण और COP27 सम्मेलन, इसका दूसरा पार्ट देखेंगे। पहले पार्ट में जलवायु परिवर्तन, इसके कारण तथा प्रभाव, उनको हम लोगों ने देख लिया है। बाकी जो बचा पार्ट है जलवायु संरक्षण और COP27 सम्मेलन, उसको हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। उम्मीद है आप लोग अपने नोट्स बनाते जा रहे होंगे और रिवाइज करते जाइए टाइम से, क्योंकि पता नहीं कब एग्ज़ाम हो जाए और यदि आप रिवीजन नहीं करेंगे तो एग्ज़ाम में ना जैसे जैसे टॉपिक अभी कवर होते चले जाएंगे तो आपका पास मटेरियल बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो आप एकदम उसको याद नहीं कर पाएंगे। तो आप नोट्स बनाइए और उसको रिवाइज कीजिए, यही सही प्रक्रिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग यहाँ पे जलवायु परिवर्तन को कैसे रोका जा सकता है उसके बारे में देखेंगे। तो पहला पॉइंट क्या दिया गया है, स्वच्छ और हरित ऊर्जा का विकास जीवाश्म ईंधन के बोझ को दूर करने और वायु प्रदूषण को कम करने में मदद करता है। स्वच्छ और हरित ऊर्जा में ये इलेक्ट्रिक जैसे कार्स, बाइक्स और रिन्यूएबल एनर्जी के जितने भी रिसोर्सेस हैं, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, इन सभी का जो प्रयोग यदि बड़े पैमाने पे किया जाए तो जो जीवाश्म ईंधन मतलब फॉसिल फ्यूल्स का यूज जो अभी हो रहा है, इसमें कोयला, पेट्रोल, डीजल ये सब आ जाते हैं, तो वो कम होगा तो जलवायु जो है ना वो परिवर्तन रोकने में काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि ये वायु प्रदूषण भी करते हैं और क्लाइमेट चेंज में इनकी अच्छी खासी भूमिका है। अगला पॉइंट है, भारत की राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान रिपोर्ट, जिसको शार्ट में बोलते हैं NDC, इंग्लिश में बोलते हैं नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस। ये जो रिपोर्ट है ये वर्ष 2030 तक स्वच्छ ऊर्जा से 40% ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये कि भारत ने 2030 तक क्या लक्ष्य रखा है। तो जो NDC है ना वो अलग अलग देश अपने लिए तैयार करता है। तो इंडिया की जो NDC रिपोर्ट है वो 2030 तक के लक्ष्य है कि जो अपनी इंडिया में टोटल एनर्जी का प्रोडक्शन है ना वो रिन्यूएबल एनर्जी से 40% तक करने का लक्ष्य है। अगला पॉइंट देखते हैं, पर्यावरण के अनुकूल नीतियाँ, मतलब जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है ना वो एनवायरनमेंट के अनुकूल होनी चाहिए कि जो हमारा एनवायरनमेंट है वो खराब ना हो। क्या लिखा है, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण परस्पर संबद्ध हैं। ये तो बिल्कुल सीधी सी बात है कि हमारा यदि पर्यावरण अच्छा रहेगा तो अर्थव्यवस्था भी सही रहेगी। विकास के लिए एक सुनियोजित दृष्टिकोण जो विशेष रूप से भारत में ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए असंबद्ध विकास संभावनाओं को सुनिश्चित करे। तो विकास के लिए एक प्लान्ड व्यू होना चाहिए और विशेषकर इंडिया में ग्रामीण क्षेत्रों का डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे असंबद्ध विकास संभावनाओं को सुनिश्चित करें, इसका मतलब है कि जो अनटैप्ड डेवलपमेंट पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हमारे अभी गाँव में बहुत ज़्यादा विकास की संभावना है, क्योंकि गाँव का विकास हुआ नहीं है अभी सही से। तो वहाँ पे जो विकास की संभावनाएं हैं ना उसको तलाशा जाए, उसको सुनिश्चित किया जाए। जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान करने के लिए ये आवश्यक है। यहाँ पे हम लोग सब चीज़ें देख लें कि जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। वन और आर्द्रभूमि संरक्षण, वन मतलब फॉरेस्ट और आर्द्रभूमि मतलब वेटलैंड्स। तो फॉरेस्ट और वेटलैंड का ना प्रोटेक्शन ये भी बहुत ज़रूरी है। क्या लिखा है, वन वर्षा और तापमान को नियंत्रित करने के लिए जाने जाते हैं। जो फॉरेस्ट होते हैं ना वो वर्षा और टेम्परेचर दोनों को कंट्रोल करते हैं। वनों एवं आर्द्रभूमि के संरक्षण एवं संवर्धन से कृषि उत्पादकता बढ़ेगी। यदि हम लोग वनों का संरक्षण करेंगे और आर्द्रभूमि का संवर्धन एवं संरक्षण का मतलब होता है प्रोटेक्शन और संवर्धन का मतलब होता है बढ़ोतरी। तो यदि हम लोग वन और आर्द्रभूमि को बचा के रखेंगे तो इससे कृषि उत्पादकता, फॉरेस्ट एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा। कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को अवशोषित करने में मदद मिलेगी। पेड़ जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं जो एटमॉस्फेयर में रहती है। और पर्यावरणीय आघातों के प्रति लचीलेपन में वृद्धि होगी कि
यदि पेड़ होंगे तो जो हमारा पर्यावरण में जो निगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है वो कम पड़ेगा। अगला पॉइंट देखते हैं, उचित अपशिष्ट प्रबंधन। जो वेस्ट मैनेजमेंट है ना, उसका हमको प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। क्या लिखा है, अपशिष्ट का कुप्रबंधन वातावरण में विभिन्न प्रकार के प्रदूषकों को जोड़कर जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा देता है। प्रदूषक मतलब पॉल्यूटेंट्स। तो जो वेस्ट है उसका मिसमैनेजमेंट है ना, एटमॉस्फेयर में अनेक तरह के पॉल्यूटेंट्स को ऐड करता है, जिससे जलवायु परिवर्तन में बढ़ोतरी होती है। अपशिष्ट गैसीकरण, जैसे अपशिष्ट चयनात्मक प्रबंधन संयंत्रों का विकास इस समस्या का समाधान कर सकेगा। कि जो वेस्ट है ना उसका गैसीकरण एक प्रोसेस है ना, जैसे आप ये समझ लीजिए कि जैसे गोबर से गोबर गैस मिलती है ना, उसी तरह से हम गैस प्रोड्यूस कर सकते हैं जो हमारा अलग अलग जगह से वेस्ट मिलता है, वेस्ट मटेरियल। तो इस तरह के टेक्निक्स का यूज करके हम लोग इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, बेहतर कृषि पद्धतियाँ, मतलब बेहतर एग्रीकल्चर टेक्निक्स का यूज करके हम लोग जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम कर सकते हैं। क्या लिखा है, फसल विविधीकरण मतलब क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। क्रॉप्स का ना रोटेशन और डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है, ये आप बचपन से सुनते आ रहे होंगे। सिंचाई आधारित खेती मतलब जो वर्षा पर निर्भरता को कम करती है और ऐसे अन्य अभ्यास जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने में कारगर होते हैं। तो ऐसी खेती हमको करनी चाहिए जो सिंचाई पे आधारित हो और हमको वर्षा पे कम डिपेंडेंट रहना पड़े। तो इससे भी हम लोग जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम कर सकते हैं। ये सभी हम लोग जलवायु परिवर्तन को कम करने के उपाय पढ़ रहे हैं। इसके बाद हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे, ये जनरल है सभी देशों के लिए, उसके बाद हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे देखेंगे और उसके बाद इंडिया के लेवल पे देखेंगे कि इंडिया क्या क्या कर रहा है जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए। अगला पॉइंट दिया गया है पैसिव कूलिंग प्रौद्योगिकी मतलब पैसिव कूलिंग टेक्नोलॉजी। प्रौद्योगिकी को इंग्लिश में टेक्नोलॉजी बोलते हैं। आवासीय और वाणिज्यिक भवनों के लिए पैसिव कूलिंग टेक्निक अर्बन हीट आइलैंड की समस्या को कम करने के लिए एक व्यावहारिक विकल्प प्रदान करता है। इसका मतलब मैं बताता हूँ। आवासीय और वाणिज्यिक भवन मतलब आवासीय मतलब रेजिडेंशियल और वाणिज्यिक मतलब कमर्शियल। तो जो रेजिडेंशियल और कमर्शियल बिल्डिंग्स है ना, उसमें हमको पैसिव कूलिंग टेक्निक का यूज करना चाहिए। ये क्या होती है, ये वो टेक्निक है मतलब कि घर इस तरह से बनाना चाहिए कि जहाँ पे हम उनको कम से कम एनर्जी यूज करके नेचुरली वो कूल रहे हैं। तो बिल्डिंग का ये आर्किटेक्चर इस तरह का होना चाहिए कि वहाँ पे हमको आर्टिफिशियल कूलिंग की ज़रूरत ना पड़े। इसी को बोलते हैं पैसिव कूलिंग टेक्निक। ये जो वहाँ पे लिखा है ना, अर्बन हीट आइलैंड की समस्या को कम करने हेतु एक व्यावहारिक विकल्प प्रदान करता है। तो ये क्या है अर्बन हीट आइलैंड, मतलब कि जो शहर होते हैं ना वो गर्मी के दिनों में हीट आइलैंड की तरह बन जाते हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है, हॉट स्पॉट बन जाते हैं। अगला है आपदा प्रत्यास्थी और संरचना। ये हिंदी इंग्लिश में तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना वो डिजास्टर रिजिलियंट होनी चाहिए कि जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं वो ऐसी हो जो किसी प्राकृतिक आपदा को हम लोग वो सहन कर सके। ऐसे हमको बिल्डिंग्स और घरों और बाकी जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट हैं वो ऐसे बनाने चाहिए। इसके अंतर्गत लिखा है आश्रय गृहों, तटीय तटबंधों और बाढ़ प्रतिरोधी इमारतों एवं सड़कों के निर्माण से आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना का विकास करना शामिल है। तो ये सब शामिल है। आश्रय शेल्टर होम्स बनाने चाहिए जो आपदाओं के समय काम कर सकें। तटीय तटबंध मतलब जो सोर्स एरिया है ना, कोस्टल एरिया, समुद्र के किनारे का एरिया, वहाँ पे हमको तटबंध बनाने चाहिए जिससे जो चक्रवात आते हैं साइक्लोन उसका प्रभाव कम हो सके। बाढ़ प्रतिरोधी इमारतें होनी चाहिए और सड़कों के निर्माण में भी इस तरह का टेक्निक यूज करना चाहिए कि आपदा के समय वो वहाँ पे जो नुकसान है वो कम से कम हो। तो ये हो गए जनरल तरीके। अब हम लोग देखेंगे जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए क्या इंटरनेशनल प्रयास किए गए हैं और क्या किए जा रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सब टॉपिक चल रहा है, यहाँ से भी क्वेश्चन डायरेक्ट फंसेगा, अब ये समझ लीजिए।
तो इंटरनेशनल जो उपाय किए जा रहे हैं उसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्टॉकहोम सम्मेलन। इसके बारे में कई लोगों ने पहले से पढ़ा ही होगा। तो जून 1972 में ये सम्मेलन हुआ था। स्वीडन की कैपिटल का नाम है स्टॉकहोम, तो उसी के नाम पे इसका नाम पड़ा है स्टॉकहोम सम्मेलन। तो इस सम्मेलन ये 1972 में हुआ था जून में, और यहाँ पे पीओपी को कम करने पर जोर दिया गया था। पीओपी बोलते हैं परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, तो मतलब वो कार्बनिक प्रदूषक तत्व, परसिस्टेंट मतलब जो काफ़ी लंबे समय तक डिग्रेड नहीं होते, वैसे ही बने रहते हैं, उनको पीओपीज कहते हैं। तो इन पे जोर दिया गया था इस सम्मेलन में कि इनको कम किया जाए। इसी सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम की स्थापना की घोषणा की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी कि यूएनईपी कब बना था? 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन में। अब आगे चलते हैं। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल, इंग्लिश में समझ में आएगा। अंतर सरकारी पैनल को बोलते हैं इंटर गवर्नमेंटल पैनल। तो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, आईपीसीसी का पूरा नाम ये हो गया। तो आईपीसीसी जलवायु परिवर्तन से संबंधित वैज्ञानिक आकलन करने हेतु संयुक्त राष्ट्र का एक निकाय है। तो आईपीसीसी है ना, ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित ना साइंटिफिक मतलब आकलन करता है, और ये यूनाइटेड नेशंस का एक पार्ट है। इसके सदस्य देश कितने हैं? 195। जलवायु परिवर्तन पर जो आईपीसीसी है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बॉडी है। अगला पॉइंट लिखा है, इसे यूएनईपी और विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO वर्ल्ड मीटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा वर्ष 1988 में स्थापित किया गया था। तो आईपीसीसी 1988 में बना था यूएनईपी और WMO के द्वारा। इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन, इसके प्रभाव और भविष्य के संभावित जोखिमों के साथ साथ अनुकूलन तथा जलवायु परिवर्तन को कम करने हेतु नीति निर्माताओं को रणनीति बनाने के लिए नियमित वैज्ञानिक आकलन प्रदान करना है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? जलवायु परिवर्तन, इसके प्रभाव और भविष्य के संभावित जोखिमों को साथ साथ अनुकूलन का मतलब को इंग्लिश में बोलते हैं एडेप्टेशन, कि जो आगे जोखिम आ रहे हैं ना उसके लिए हम लोग पहले से ही एडाप्ट हो जाएं कि जोखिम कम से कम हो सकें। तो ये हो गया जो आईपीसीसी है उसका कार्य। अगला देखते हैं हम लोग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इसके बारे में भी सुना होगा बहुत सारे लोगों ने। तो मॉन्ट्रियल है ना, एक कनाडा का शहर का नाम है। तो यहाँ पे 16 सितंबर 1987 को एक प्रोटोकॉल पे हस्ताक्षर हुए जिसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं। तो ये जो सम्मेलन हुआ था इसमें 47 देशों ने भाग लिया था, उनमें से 33 देशों ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पे हस्ताक्षर किए। अब ये है क्या? ये नीचे लिखा है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है क्या। इस प्रोटोकॉल के अंतर्गत विकासशील मतलब डेवलपिंग विकासशील देशों की ओजोन परत को क्षति पहुंचाने वाले CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन रसायनों का विकल्प तथा ओजोन संगत तकनीक मतलब ओजोन फ्रेंडली, ओजोन डिप्लीशन भी जलवायु परिवर्तन का एक तरीके से जलवायु परिवर्तन की वजह से ही हो रहा है ना ओजोन डिप्लीशन। तो ओजोन संगत मतलब ओजोन फ्रेंडली तकनीक विकसित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। तो इस प्रोटोकॉल के तहत विकासशील देशों को CFC जो है ना, जो ओजोन परत को हार्म पहुंचा रहे हैं, उनका विकल्प उपलब्ध कराने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत। अगला जो इम्पोर्टेंट पहल है वर्ल्ड लेवल पे वो है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन। फुल फॉर्म है इसका, मतलब शॉर्ट में बोलते हैं UNFCCC, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका उद्देश्य वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित करना है। ये हो गया इसका उद्देश्य। यह समझौता जून 1992 में पृथ्वी सम्मेलन जो रियो हुआ था, रियो सम्मेलन भी बोलते हैं इसको, ब्राज़ील का एक शहर है रियो डी जेनेरियो, वहाँ पे हुआ था, इसको पृथ्वी सम्मेलन भी बोलते हैं। तो इसके दौरान ये किया गया था समझौता।
ये UNFCCC की बात हो रही है। इस सम्मेलन में उपस्थित देशों ने टिकाऊ विकास इंग्लिश में बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसके लिए व्यापक कार्रवाई योजना मतलब डिटेल्ड एक्शन प्लान, कार्रवाई योजना मतलब एक्शन प्लान बनाने के लिए एजेंडा 21 स्वीकार किया था। इसमें एक ही पॉइंट में यहाँ पे कई सारी चीज़ें हो गई क्या कि जो UNFCCC है, ये रियो सम्मेलन, ये पृथ्वी सम्मेलन जून 1992 के दौरान साइन किया गया, और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एजेंडा 21 भी इसी टाइम पे अपनाया गया था। एजेंडा 21 क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए 21 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं कि यदि आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है तो इन 21 लक्ष्यों को 21 लक्ष्यों को प्राप्त करना होगा, उसी को बोलते हैं एजेंडा 21। आप यदि सर्च करेंगे गूगल में तो आपको एजेंडा 21 मिल जाएगा डिटेल में यदि पढ़ना है तो। वर्ष 1995 से लगातार UNFCCC की वार्षिक बैठकों का आयोजन किया जाता है, जिसे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहते हैं, उसे COP कहते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट आ गया देखो, क्योंकि COP 27 तो आपके इसी में दिया गया है, तो COP पहले पता होना चाहिए। तो यही है COP कि 1995 से UNFCCC की वार्षिक बैठक का आयोजन किया जा रहा है लगातार, और इसी UNFCCC की वार्षिक बैठक को COP बोलते हैं। तो जो 27वीं बैठक है ना, वो अभी हुई थी नवंबर से दिसंबर 2022 में। अगला पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके तहत ही वर्ष 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल, ये क्योटो जापान में एक शहर का नाम है, और विकसित देशों द्वारा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित करने का लक्ष्य तय किया गया था। तो ये जो विकसित देशों द्वारा ना ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के लिए जो लक्ष्य घोषित किया गया था, इसमें केवल 40 देश हैं, उसमें एक सूची है, उन्हीं 40 देशों के लिए है ये कि उन 40 देशों को एक लक्ष्य ग्रीन हाउस देशों के उत्सर्जन के लिए प्राप्त करना है। अगला जो इम्पोर्टेंट समझौता ये है पेरिस समझौता। यह जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। अगला पॉइंट क्या लिखा है? 30 नवंबर से 11 दिसंबर 2015 तक 195 देशों की सरकारों के प्रतिनिधियों ने पेरिस में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए संभावित एक नए वैश्विक समझौते पर चर्चा की। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लक्ष्य के साथ संपन्न 32 पृष्ठों और 29 लेखों, ये जो पेरिस समझौता है ना, ये 32 पेज का एक मतलब इसमें टोटल 32 पेज हैं, उसमें 29 आर्टिकल्स हैं। इस पेरिस समझौते को ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए एक ऐतिहासिक समझौते के रूप में जाना जाता है। तो ये मेनली ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए एक समझौता यहाँ पे किया गया। ये हो गए अंतर्राष्ट्रीय प्रयास क्या किए जा रहे हैं जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए। अब हम लोग देखेंगे कि भारत ने क्या क्या प्रयास किया है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो यही है, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ये नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज। क्या पॉइंट पहले लिखा है, इसको 2008 में शुरू किया गया था। ये सब फैक्ट बिल्कुल याद रखना है। 2008 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? जनता के प्रतिनिधियों, सरकार की विभिन्न एजेंसियों, वैज्ञानिकों, उद्योग और समुदायों को जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न खतरे और इससे मुकाबला करने के उपायों के बारे में जागरूक करना, ये इसके उद्देश्य हो गए। 2-3 बार आप देखेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। तो इस कार्य योजना में 8 कुछ मिशन शामिल हैं, उनके बारे में आपको ये 8 याद रखने हैं। पहला क्या है? राष्ट्रीय सौर मिशन। तो जो ये है, ये सब NPCC में शामिल हैं, NAPCC। तो पहला हो गया राष्ट्रीय सौर मिशन, दूसरा है विकसित ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन, तीसरा है सुस्थिर निवास पर राष्ट्रीय मिशन, अगला है राष्ट्रीय जल मिशन, चौथा हो गया, पांचवा है सुस्थिर हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र हेतु राष्ट्रीय मिशन, छठवां है हरित भारत हेतु राष्ट्रीय मिशन, सातवां है सुस्थिर कृषि हेतु राष्ट्रीय मिशन,
8वां है जलवायु परिवर्तन हेतु रणनीतिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन। तो ये 8 मिशन हो गए जो भारत सरकार ने निर्धारित किए हैं किसके अंतर्गत, NAPCC, नेशनल एक्शन प्लान फॉर प्रोटेक्शन ऑफ क्लाइमेट चेंज, नेशनल एक्शन प्लान ऑन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ क्लाइमेट चेंज। ओके, एक पॉइंट और आपको ये देखना है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है ना, ये भारत और फ्रांस ने मिलकर इसका गठन किया और इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है। तो इसलिए भारत के द्वारा किए गए प्रयासों में एक ये भी आता है। यह सौर ऊर्जा संपन्न देशों का एक संधि आधारित अंतर सरकारी संगठन है, मतलब ट्रीटी बेस्ड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है सौर ऊर्जा संपन्न देशों का। सौर ऊर्जा संपन्न देश का मतलब ये है कि यहाँ पे जिन देशों में सौर ऊर्जा से बिजली बनाने की संभावनाएं हैं। पहला पॉइंट है, इसकी शुरुआत भारत और फ्रांस ने 30 नवंबर 2015 को पेरिस जलवायु समझौते के दौरान की थी। कब इसकी शुरुआत हुई थी? 30 नवंबर 2015 को पेरिस जलवायु समझौता सम्मेलन जो हुआ था ना, उसी के दौरान भारत और फ्रांस के द्वारा की गई इसकी शुरुआत। इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला पॉइंट है, इसका प्रमुख उद्देश्य वैश्विक स्तर पर 1000 गीगावाट से अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता प्राप्त करना और 2030 तक सौर ऊर्जा में निवेश के लिए 1000 बिलियन $US की राशि को जुटाना। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये कि इसका जो प्रमुख उद्देश्य है उनमें से क्या है एक कि 1000 गीगावाट से अधिक सौर ऊर्जा क्षमता, ये इन टोटल ग्लोबल प्रोडक्शन की बात हो रही है कि सौर ऊर्जा से इतनी 1000 गीगावाट से अधिक बिजली का उत्पादन प्राप्त करने का लक्ष्य, तथा इसके लिए 2030 तक 1000 बिलियन $US की राशि को जुटाना। वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या 114 है, ये भी आप देख लीजिए। तो ये हो गया आपका जलवायु संरक्षण, क्लाइमेट प्रोटेक्शन। अब इसमें लास्ट जो टॉपिक है COP27 सम्मेलन, इसके बारे में देख लेते हैं और आपका ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। तो जो COP27 सम्मेलन है, तो COP के बारे में तो अभी मैंने ऊपर बताया कि जो UNFCCC का एनुअल सम्मेलन जो 1995 से शुरू हुआ था, तो जो COP27 उसी को COP बोलते हैं। तो जो COP27 सम्मेलन है वो 7 से 18 नवंबर 2022 के मध्य मिस्र के शर्म अल शेख शहर में संपन्न हुआ। तो ये COP27 7 से 18 नवंबर 2022 के बीच मिस्र के शहर शर्म अल शेख में ये हुआ। अगला पॉइंट क्या लिखा है, इस सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन को प्रमुख संकट मानते हुए वैश्विक तापमान को नियंत्रित करने के साथ साथ क्षति के समाधान को आधिकारिक तौर पर एजेंडे में शामिल किया गया। कि जलवायु परिवर्तन को प्रमुख संकट माना गया, वैश्विक मतलब ग्लोबल को प्रमुख संकट मानते हुए वैश्विक तापमान को नियंत्रित करने के साथ साथ, मतलब ग्लोबल वार्मिंग प्रमुख संकट है। तो जो मतलब क्लाइमेट चेंज का जो संकट है वो ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित करना बहुत आवश्यक है इसके लिए। और क्या बोल रहा है, साथ साथ क्षति के समाधान की, मतलब इसके साथ मतलब ग्लोबल वार्मिंग से जो लॉस हो रहा है उसको कम कैसे किया जाए, ये एजेंडे में इसके शामिल किया गया। COP27 में भाग लेने वाले देशों द्वारा निम्नलिखित कदम उठाने पर सहमति बनी। तो जो सहमति जिन पॉइंट्स पे बनी है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पहला क्या है, कमज़ोर देशों को लॉस एंड डिमांड डैमेज फंड के तहत वित्त पोषण प्रदान करने के एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। ये आप ये समझ लीजिए कि यदि जो कमज़ोर देश हैं इकोनॉमिकली, वो यदि जलवायु परिवर्तन
से संबंधित जो लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाएंगे, तो उनको काफ़ी लॉस होगा क्योंकि वो महंगी है थोड़ा सा उनके लिए। तो उसके लिए उनको लॉस एंड डैमेज फंड एक दिया जाएगा, इसके समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। दूसरा पॉइंट क्या है, विकासशील देशों में जलवायु प्रौद्योगिकी समाधानों को बढ़ावा देने के लिए एक नया पंचवर्षीय कार्यक्रम शुरू किया जाएगा कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है ना उसमें क्लाइमेट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस जो है ना उनके लिए उनको बढ़ावा देने के लिए एक पंचवर्षीय कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। अगला पॉइंट है, समन महत्वाकांक्षा और क्रियान्वयन को तत्काल बढ़ाने के उद्देश्य से एक समन कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा समन क्या है, इसको आप अपने स्तर पे कहीं पे आपको मिले तो कमेंट करके बताइए कि ये क्या है। यह कार्यक्रम COP27 के तुरंत बाद शुरू होगा और वर्ष 2030 तक जारी रहेगा, जिसमें प्रतिवर्ष कम से कम 2 वैश्विक संवाद होंगे। अगला पॉइंट देखते हैं, प्रतिनिधि देशों ने पेरिस समझौते के तहत महत्वाकांक्षा बढ़ाने, ये सब बातें COP27 की बात के लिए हो रही हैं कि इसमें जो COP27 में प्रतिनिधि देशों ने मतलब जिन्होंने भाग लिया, जिन देशों ने, उन्होंने पेरिस समझौते के तहत महत्वाकांक्षा बढ़ाने के लिए पहले वैश्विक स्टॉक टेक फर्स्ट ग्लोबल स्टॉक टेक की दूसरी तकनीक वार्ता की। ये ग्लोबल स्टॉक टेक है, इसकी सेकंड टेक्निकल जो कॉन्फ्रेंस है वो की। अगले साल COP28 में स्टॉक टेक के समापन से पहले वर्ष 2023 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव यूनाइटेड नेशन जनरल सेक्रेटरी जलवायु महत्वाकांक्षा शिखर सम्मेलन आयोजित करेंगे। अगला पॉइंट है, शर्म अल शेख अनुकूलन एजेंडा, मतलब शर्म अल शेख एडेप्टेशन एजेंडा के तहत वर्ष 2030 तक सबसे अधिक जलवायु संवेदनशील समुदायों में रहने वाले 4 अरब लोगों के लिए लचीलापन बढ़ाने हेतु 30 अनुकूलन परिणामों की रूपरेखा तैयार करना। तो अनुकूलन को एडेप्टेशन बोलते हैं कि मतलब आप उसको किस तरह से अडाप्ट कर सको किसी चेंज को। अगला पॉइंट है, जलवायु परिवर्तन समस्या और संभावित समाधानों दोनों के रूप में जल के महत्व को प्रतिबिंबित करने हेतु जल अनुकूलन और लचीलापन पहल पर कार्रवाई AWARE कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। 2 पॉइंट और हैं यहाँ, कार्बन क्रेडिट उत्पादन के विकास हेतु एवं अफ्रीका में रोजगार के अवसर पैदा करने हेतु अफ्रीकी कार्बन बाजार पहल ये शुरू की गई है। इसको शॉर्ट में ACMI बोल देंगे, अफ्रीकन कार्बन मार्केट इनिशिएटिव। कार्बन क्रेडिट आपके कोर्स में है, इसको हम लोग आगे देखेंगे। लास्ट जो पॉइंट है वो है वैश्विक नवीकरणीय गठबंधन, जिसके तहत पहली बार एक त्वरित ऊर्जा संक्रमण सुनिश्चित करने के लिए ऊर्जा संक्रमण के लिए आवश्यक सभी तकनीकों को एक साथ लेकर आता है। वैश्विक नवीकरणीय गठबंधन की बात हो रही है कि ये जितनी भी टेक्निक्स यूज हो रही हैं, ऊर्जा संक्रमण का मतलब होता है ट्रांजिशन, एनर्जी ट्रांजिशन, मतलब अभी जिस तरीके से एनर्जी प्रोड्यूस की जा रही देशों में उसको चेंज करना है एक टाइप से दूसरे टाइप में। मतलब अभी मान लो आप थर्मल पावर का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा हो रहा है, तो उससे आप सोलर एनर्जी में कन्वर्जन करो या विंड एनर्जी या टाइडल एनर्जी, जिस भी तरह की, तो इसी को बोलते हैं ऊर्जा संक्रमण। सुनिश्चित करने के लिए ऊर्जा संक्रमण आवश्यक सभी तकनीकों को साथ के लेकर आता है। तो ये जो वैश्विक नवीकरणीय गठबंधन है ना, ये इसीलिए बनाया गया है कि जो अनडेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो नई तकनीक का यूज कर सकें, जो अच्छे ऊर्जा मतलब रिन्यूएबल एनर्जी को सतत विकास और आर्थिक विकास के स्तंभ के रूप में स्थापित कर सकें। तो उनको हेल्प इससे मिल जाएगी कि नई टेक्निक यदि उनके पास हो जाएगी, सही
कॉस्ट में, तो वो क्यों नहीं उसका यूज करेंगे। सीधी सी बात है, कौन चाहता है कि ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज हो। तो ये हो गया आपका 9th टॉपिक ख़त्म। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।